ईरान हमास रिश्ते की पूरी शुरुआत और विकास 1979 से 2010 तक। मिडिल ईस्ट की आज की राजनीति को समझने के लिए हमें 1979 से शुरुआत करनी होगी। उस साल ईरान में एक ऐतिहासिक घटना हुई, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस क्रांति में राजशाही खत्म हुई और एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसका नेतृत्व किया रूहुल्लाह खोमैनी ने। इस नई सरकार ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया। पहले ईरान पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के करीब था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने खुद को अमेरिका और इजराइल के विरोध की धुरी पर खड़ा कर लिया। नई सरकार का कहना था कि वह दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर फिलिस्तीनियों का समर्थन करेगी। अब यहाँ फिलिस्तीन की स्थिति समझना जरूरी है। 1948 में इजराइल बनने के बाद से अरब इजराइल संघर्ष लगातार चलता रहा। फिलिस्तीनियों का बड़ा हिस्सा विस्थापित हुआ और जमीन के अधिकार का मुद्दा लगातार तनाव का कारण बना रहा। 1960 से 80 के दशक में फिलिस्तीनियों का प्रमुख संगठन था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO). यह संगठन अपेक्षाकृत सेक्युलर था और कूटनीतिक समाधान की दिशा में भी काम करता था। लेकिन 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसे पहला इंतिफादा कहा जाता है। इसी दौर में एक नया संगठन उभरा, हमास। हमास की जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी थी। इसका रुख PLO से अलग था। यह अधिक इस्लामी विचारधारा वाला और सशस्त्र संघर्ष को प्राथमिकता देने वाला संगठन था। शुरुआत में ईरान और हमास के बीच वैचारिक दूरी थी, क्योंकि हमास सुन्नी इस्लामी संगठन है और ईरान शिया बहुल देश है। मिडिल ईस्ट में सुन्नी शिया मतभेद ऐतिहासिक रहे हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर विचारधारा से ज़्यादा साझा हित महत्वपूर्ण होता है। दोनों का एक साझा विरोधी था, इजराइल। 1990 के दशक में जब इजराइल और PLO के बीच ऑस्लो समझौते हुए, तब हमास ने इन समझौतों का विरोध किया। हमास का मानना था कि इससे फिलिस्तीनी अधिकार कमजोर होंगे। इस समय ईरान ने हमास के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू किए। ईरान ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और इजराइल के अनुसार इसी समय से ईरान ने हमास को आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और हथियारों की तकनीकी सहायता देना शुरू किया। ईरान आधिकारिक तौर पर यह कहता रहा कि वह सिर्फ राजनीतिक और नैतिक समर्थन देता है, लेकिन पश्चिमी देशों का आरोप है कि समर्थन इससे आगे तक जाता है। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरा इंतिफादा हुआ, जिससे हिंसा फिर बढ़ गई। गाजा और इजराइल के बीच कई टकराव हुए। इस दौरान हमास की लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि वह खुद को सशस्त्र प्रतिरोध का प्रतीक बताता था। 2006 में बड़ा मोड़ आया, फिलिस्तीनी चुनाव हुए और हमास ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हुए थे और व्यापक रूप से मान्य माने गए। लेकिन इसके बाद फिलिस्तीनी राजनीति में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर PLO से जुड़ी फतह पार्टी का प्रभाव बना रहा। इस बिंदु से गाजा स्ट्रिप प्रभावी रूप से हमास के प्रशासन में चला गया। इसके जवाब में इजराइल और मिस्र ने गाजा पर नाकाबंदी लगा दी, ताकि हथियारों और सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोकी जा सके। नाकाबंदी के कारण गाजा की आर्थिक और मानवीय स्थिति कमजोर होती गई। बिजली, पानी, चिकित्सा और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर असर पड़ा। इसी समय ईरान का समर्थन हमास के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। ईरान ने खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताना शुरू किया। इस धुरी में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल था, जो पहले से ही इजराइल के खिलाफ सक्रिय था। ईरान के लिए यह रणनीति थी, सीधे इजराइल से युद्ध किए बिना क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों के माध्यम से दबाव बनाए रखना। 2008 से 9 में गाजा और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध हुआ। इसके बाद भी 2012 और 2014 में संघर्ष हुआ। हर संघर्ष के बाद गाजा की स्थिति और कठिन होती गई।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई बार संघर्ष विराम की कोशिश की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। इस पूरे दौर में ईरान और हमास का रिश्ता विचारधारा से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी बन चुका था। यह रिश्ता सिर्फ धार्मिक समर्थन का नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गया। यहीं तक की कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे 2010 के बाद की घटनाएं खड़ी होती हैं। 2010 के बाद अरब स्प्रिंग, सीरिया युद्ध, बदलते रिश्ते और 2023 तक की स्थिति। 2010 से 2011 में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आया, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। कई देशों में जनता सड़कों पर उतरी, सरकारें बदलीं और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन हिल गया। इसी दौर में सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ। सीरिया का नेतृत्व उस समय बशार अल असद के हाथ में था और वे ईरान के करीबी सहयोगी थे। दूसरी ओर सीरिया में कई सुन्नी समूह सरकार के खिलाफ खड़े थे। हमास, जो सुन्नी इस्लामी विचारधारा से प्रभावित संगठन है, ने शुरुआती दौर में सीरिया की सरकार से दूरी बना ली और दमिश्क, जहां उसका राजनीतिक दफ्तर था, से अपना मुख्यालय हटा लिया। ये ईरान हमास रिश्ते में एक संवेदनशील मोड़ था। कुछ समय के लिए दोनों के बीच ठंडापन आ गया। ईरान सीरिया सरकार का समर्थन कर रहा था, जबकि हमास सार्वजनिक रूप से असद सरकार के साथ नहीं दिखना चाहता था। लेकिन राजनीति स्थायी दूरी नहीं रखती। साझा हित अक्सर रिश्ते फिर से जोड़ देते हैं। 2014 के बाद जब गाजा और इजराइल के बीच फिर बड़ा संघर्ष हुआ, तब हमास को सैन्य और आर्थिक समर्थन की जरूरत थी। इसी समय ईरान और हमास के बीच संपर्क फिर मजबूत होने लगे। 2014 का गाजा युद्ध, जिसे कई लोग ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से जानते हैं, लगभग 50 दिनों तक चला। इसमें गाजा के अंदर भारी तबाही हुई और इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए। इजराइल ने कहा कि वो हमास की सैन्य क्षमता खत्म करना चाहता है। हमास ने खुद को प्रतिरोध का प्रतीक बताना जारी रखा। इसी दौरान इजराइल और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान हमास को रॉकेट तकनीक, ड्रोन क्षमता और प्रशिक्षण देने में मदद कर रहा है। ईरान आधिकारिक तौर पर यह कहता रहा कि वो फिलिस्तीनी संघर्ष का राजनीतिक समर्थन करता है, लेकिन सैन्य समर्थन के आरोपों को वो अक्सर खारिज करता रहा। 2018 में एक और बड़ा बदलाव आया। यूनाइटेड स्टेट्स ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। इस फैसले का फिलिस्तीनियों और हमास ने कड़ा विरोध किया। ईरान ने भी इस कदम की आलोचना की और इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया। 2018 से 2019 में गाजा सीमा पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिन्हें ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न कहा गया। इन प्रदर्शनों के दौरान झड़पें हुई और कई लोग मारे गए। तनाव लगातार बना रहा। फिर 2020 में क्षेत्रीय समीकरण फिर बदले। कुछ अरब देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए। अब्राहम समझौते। इससे फिलिस्तीनी नेतृत्व और हमास दोनों को लगा कि क्षेत्रीय समर्थन कमजोर हो रहा है। ऐसे समय में ईरान का समर्थन हमास के लिए और भी महत्वपूर्ण बन गया। 2021 में गाजा और इजराइल के बीच फिर 11 दिन का युद्ध हुआ। ये संघर्ष यरूशलेम में तनाव और अल-अक्सा मस्जिद परिसर की घटनाओं के बाद भड़का। इस युद्ध में फिर रॉकेट और हवाई हमलों का सिलसिला चला। धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में एक पैटर्न स्पष्ट दिखने लगा। सीधा युद्ध कम, लेकिन प्रॉक्सी टकराव ज्यादा। ईरान सीधे इजराइल से युद्ध नहीं करता, लेकिन वो क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंध बनाए रखता है, जैसे लिबनान का हिजबुल्ला और गाजा का हमास। फिर अक्टूबर 2023 में सबसे बड़ा मोड़ आया। हमास ने इजराइल पर अभूतपूर्व हमला किया। ये हमला पैमाने और रणनीति दोनों में अलग था। सीमाओं को पार करना, नागरिक क्षेत्रों पर हमला और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाना। इजराइल ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और गाजा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया। हवाई हमले, जमीनी कार्रवाई और गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली कराने के आदेश। स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। यहीं से ईरान का नाम अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में फिर प्रमुखता से आने लगा। इजराइल और अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमास को ईरान से दीर्घकालिक समर्थन मिलता रहा है।
ईरान ने सीधे हमले में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन दोहराया। इसके समानांतर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें बढ़ीं। इससे आशंका पैदा हुई कि कहीं ये संघर्ष पूरे क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। इस बिंदु तक की कहानी यही दिखाती है कि ईरान हमास रिश्ता अचानक बना गठबंधन नहीं है, बल्कि दशकों में विकसित हुआ रणनीतिक संबंध है, जो साझा विरोध, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति पर आधारित है। ये पूरा परिदृश्य 2023 के बाद की घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां हर नई घटना उसी लंबे इतिहास की अगली कड़ी बन जाती है।